हेलो एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, खास करके जो हम सरफेस पे देखते हैं, जो पृथ्वी का हमारा सरफेस है, जहाँ हम देखते हैं कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर खाई है, कहीं पर नदियाँ बह रही हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है। तो इस प्रकार के चेंजेस आखिर कैसे आए, इनके बारे में हम खास करके इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो सरफेस है, जिसको हम देख पाते हैं, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, जो कि क्रस्ट का एक पार्ट है। तो इस लिथोस्फीयर के बारे में खास बात यह है, आपको देखने में लगता होगा कि ये जो लिथोस्फीयर है ये एक ही पूरे लैंड का पार्ट है, ये कहीं टूटा फूटा, कहीं भी एक दूसरे से अलग नहीं है, जबकि ये बात गलत है। जो हमारा ये लिथोस्फीयर है, जो कि स्थल मंडल है, ये कई सारे प्लेट्स में टूटा हुआ है, कई सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। तो कई सारे प्लेट्स में ये क्या है, डिवाइडेड। जो हमारा ये पूरा लैंड मास है, आपको देखने जो दिखाई देता है, असल में सिर्फ ये एक लैंड का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये कई कई हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके, तो ये जो हिस्सा जो इसका डिवाइडेड है ना, इन डिवाइडेड हिस्सों को कहते हैं हम प्लेट्स कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेट्स है ना, ये स्थिर नहीं है, दे आर नॉट स्टेबल। तो ये क्या है, ये लगातार गति कर रही हैं, और इनकी गति जो है ना बहुत धीरे होती है। दे मूव वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे मूव करती हैं, इतना स्लो मूव करती हैं कि एक वर्ष में ये लगभग कुछ मिलीमीटर तक ही मूव कर पाती हैं। सोचिए, मतलब 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं कर पाती हैं, सेंटीमीटर से भी कम मूव करती हैं। तो कितना ज़्यादा इनका मूवमेंट स्लो है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमने क्या बात कहा कि हमने कहा कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो सिर्फ एक लैंड मास ना होकर के वो कई सारे प्लेट्स में क्या है, तो विभक्त है, कई सारे प्लेट्स में बटा हुआ है। और ये प्लेट्स जो हैं, इन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। और ये प्लेटें जो हैं ये गति कर रही हैं, लगातार गति कर रही हैं, लेकिन इनकी गति बहुत ही धीमी है। अच्छा, ये गति कर रही है, तो गति क्यों कर रही है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो गति क्यों कर रही है? दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। ये गति जो पृथ्वी के अंदर एस्थेनोस्फीयर जिसे बोलते हैं, जिसे हम द्रवित दुर्लभ मंडल बोलते हैं, उस एस्थेनोस्फीयर में उपस्थित मॉल्टेन मैग्मा, तरल मैग्मा में होने वाली चक्री गति की वजह से, संवहनिक गति या चक्री गति की वजह से इन प्लेटों में गति होती है। अभी मूवमेंट कैसे होता है, आइए मैं इसको एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखें, आप सभी जानते होंगे कि जब भी किसी चीज़ को हम वस्तु को गर्म करते हैं तो उस वस्तु में ऊपर उठने की टेंडेंसी आती है। ठीक है, जैसे अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि पानी वेपर बनकर ऊपर उठ जा रहा है। उसी प्रकार से आप कोई ऑयल गर्म करते हैं तो ऑयल भी देखेंगे कुछ देर बाद वो क्या है, उठ रहा है, मतलब कि वो कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ऊपर उठने की टेंडेंसी होती है। ओके, तो अब मान लीजिए कि जो एस्थेनोस्फीयर है, जो कि द्रवित तरल तरल द्रवमंडल है, उसमें जो है क्या है कि ढेर सारे मैग्मा समझ रहे हैं आपने, जो चट्टान जो पिघले हुए स्वरूप में है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो मैग्मा क्या है, उपस्थित है। अब उनके ऊपर क्या है, ये प्लेट है, ये जो धरती का हमारा लिथोस्फीयर है वो स्थित है। तो जब ये गर्म ज़्यादा, मतलब जहाँ कहीं कहीं मैग्मा का बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र से क्या होता है, मैग्मा लगातार ऊपर उठते हैं। ऊपर उठने के बाद ये जब टकराते हैं इससे, लिथोस्फीयर से, तो ये टकराने के बाद इसको झटके देते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, और इसी समय ये दोनों दिशा में घूम जाते हैं, क्योंकि इसके बाद ऊपर कहीं जाने की जगह होती नहीं। तो ये टकराने के बाद दोनों दिशाओं में घूम जाते हैं, और फिर ये कुछ ठंडे होकर के थोड़ा से, फिर ठंडे होंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, फिर नीचे आकर के फिर इसमें मिल जाते हैं, और फिर ये ऊपर जाते हैं, फिर उसको धक्का मारते हैं, फिर ऐसे चक्रीय गति बनाना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब कहीं जो लिथोस्फीयर प्लेट है, अगर वो कहीं कमज़ोर निकल गया, अगर मान लीजिए जिस हिस्से में वो लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, अगर वो हिस्सा थोड़ा सा कमज़ोर है, कमज़ोर रहेगा, तो वहाँ से ये क्या करेंगे, उस लिथोस्फीरिक प्लेट को तोड़ देंगे और तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलते हैं तो ज्वालामुखी कहते हैं, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के फॉर्म में निकलते हैं, लावा पूरा मैग्मा जो है बाहर ज़मीन पर आ जाता है, जिसको हम लावा कहते हैं। क्योंकि जब तक ये मैग्मा जब तक अंदर रहता है सरफेस के, तब तक वो मैग्मा कहलाता है, लेकिन जैसे ही वो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे।
तो ये लावा निकलता है यहाँ से। अब देखिए जब यहाँ पे तोड़ता है ना प्लेट को, तो अब प्लेट में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन की को ही भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। और अब ये जब प्लेट को तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये प्लेट इधर जाएगी और ये प्लेट इधर जाएगी, तो प्लेट्स में मूवमेंट भी हुआ। तो यही मूवमेंट जो है मैग्मा की, मॉल्टन मैग्मा की वजह से होता है। ये सब चीज़ें तो हम अभी आगे भी बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, अभी तो आप इन चीज़ों को ब्रीफ में समझ लीजिए। ओके, दिस मूवमेंट कॉज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये मूवमेंट जो है अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाता है, ये हमने पढ़ लिया। और ये मेनली जो है दो फोर्सेस की वजह से होते हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक एंडोजेनिक फोर्स होता है, एक एक्सोजेनिक फोर्स होता है। तो जो एंडोजेनिक फोर्स होता है उसको हम अंतर्जात बल कहते हैं, और जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है उसको हम बहिर्जात बल कहते हैं। ओके, अब आइए इन फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, जैसा इनका नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है, फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऐसे फोर्सेस जो कि पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और ऐसे फोर्सेस जो पृथ्वी के सरफेस पर काम करते हैं उनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो सिंपल सा दो डेफिनेशन था। अच्छा, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक को समझने का एक और तरीका भी देखिए दिया गया है, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल दिया गया है। एंडो मतलब होता है इनसाइड, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब ऐसे फोर्स जिनका ओरिजिन इनसाइड होता है उसे कहते हैं एंडोजेनिक। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। तो ऐसे फोर्सेस जिनका ओरिजिन आउटसाइड होता है उन्हें कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब देखिए अर्थ का जो मूवमेंट होता है मेनली इन्हीं दो फोर्सेस पर डिपेंड करता है। अब इन दो फोर्सेस को डिवाइड किया गया है दो भागों में। अब देखिए इसमें एंडोजेनिक जो फोर्स होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है सडन फोर्सेस, दूसरा होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस क्या होते हैं, अचानक से होने वाले काम होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक अचानक से आता है। ऐसा तो है नहीं, धीरे धीरे पता चलता होगा आपको कि बस अब अर्थक्वेक आने वाला है, अब हम वहाँ तक पहुँच गए, अब हम वहाँ तक पहुँच गए। ऐसा तो होता नहीं, अचानक से आपको अर्थक्वेक मिलता है। तो ये क्या है, सडन फोर्सेस। वॉल्केनो भी अचानक से इरप्ट होता है। लैंडस्लाइड भी, आप रोड पे जा रहे हैं, पहाड़ी किसी एरिया में, हिली एरिया में जा रहे हैं, तब तक पता चला अचानक लैंडस्लाइड हो गया, पूरा रोड ब्लॉक हो गया। आपने जो ट्रिप बना रखा था घूमने फिरने का, सब आपका रुक गया 2-3 दिन के लिए। तो ये हो गया सडन फोर्सेज जो कि अचानक से उत्पन्न होते हैं। और एक होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज जो कि धीरे धीरे चलते रहते हैं और इनसे बहुत बड़े बड़े सरफेस का निर्माण होता है, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन बनाना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, काफ़ी बड़ा काम है। और ये काम जो है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। तो इरोजनल और डिपोजिशनल मतलब काटना छाटना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर निक्षेप कर देना, ये काम होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस का। और ये होता है किन की हेल्प से, ये होता है रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स की हेल्प से होता है। तो नदियाँ जो होती है अपने जल के साथ साथ कई सारे चट्टानों को तोड़ देती हैं, और तोड़ करके उनके छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं और उनको वहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं, वहाँ पे अलग प्रकार की आकृति बना देंगी। तो ये डिफरेंट आकृतियाँ यहाँ पर बन जाती हैं। ओके, तो सब एक आइडिया, हम सब ओवरव्यू लेके जा रहे हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं वॉल्केनो की। तो वॉल्केनो के बारे में खास बात देख लीजिए, जैसे ये आपका होगा क्रस्ट वाला पार्ट। अब क्रस्ट वाले पार्ट के नीचे जस्ट आपका जो मेंटल मैग्मा है उसका चैम्बर है। अब मैग्मा यहाँ पे क्या है, एक मैग्मा चैम्बर दिख रहा है, यहाँ से मैग्मा ऊपर उठता है, क्योंकि बहुत ही हॉट होता है तो ऊपर उठने की टेंडेंसी होती है। अब जिस रास्ते के ऊपर उठता है इसको कहते हैं वॉल्केनिक वेंट कहते हैं, पाइप कहते हैं ज्वालामुखी की। अब जहाँ जहाँ देखिए बीच में इसको यहाँ थोड़ा जगह मिल गई तो यहाँ से भी बाहर निकल गया, इसको भी वेंट कहते हैं, सब वेंट कह देंगे इसे। तो ये वेंट से बाहर निकल रहा है और यहाँ से फिर देखिए यहाँ से ये मैग्मा जो कि लावा के रूप में बाहर निकलता है, फिर गैसेस एसेस ये सब बाहर निकलते हैं, मतलब धूल कण मिट्टी और बहुत सारी गैस, तो ये सब इसमें बाहर निकलते हैं। और इसका जो मुंह होता है इसको कहते हैं क्रेटर। तो सिंपल सा बात है, इसमें वॉल्केनो में द वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मैग्मा इरप्ट सडनली। वॉल्केनो क्या है, ज्वालामुखी क्या है, एक नली है, एक पाइप जैसा है जो कि अर्थ के क्रस्ट से खुलता है और जिसके थ्रू मैग्मा जो है बाहर सरफेस पर आ जाता है। तो एक डेफिनेशन सिंपल सा होगा। अब बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप क्या है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेयर की जो प्लेट होती है वो मूव करती है, देन द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स। जो अर्थ का सरफेस है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। हमने कहा, जो हमने अभी चित्र बना के समझा था उसमें हमने देखा था कि जैसे ही जो मैग्मा हिट करता है सरफेस को, लिथोस्फेयर को हिट करता है, वैसे ही वाइब्रेशन होता है। तो वो वाइब्रेशन क्या कहलाता है, अर्थक्वेक कहलाता है। सिंपल सी बात। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। जो वाइब्रेशन होता है वो जहाँ पर उत्पन्न होता है वहाँ से वो चारों दिशाओं में पृथ्वी पर फैलता है और इन वाइब्रेशंस को हम कहते हैं अर्थक्वेक। ओके, अब आइए अर्थक्वेक को कुछ और थोड़ा इनके बारे में चीज़ें जान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ऊपर का सरफेस है और ये पृथ्वी के थोड़ा अंदर का भाग है, और ये पार्ट वहाँ है जहाँ पर
वो जो अर्थक्वेक वाला वाइब्रेशन है ना, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो जहाँ पर स्टार्ट होगा ना वाइब्रेशन, उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। दिस इज वेयर अर्थक्वेक अकर्स एंड इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। और यहीं से सिस्मिक एनर्जी, सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। तो अब देखिए, अब जब ये फोकस है, यहाँ पर जो सिस्मिक वेव्स है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो क्या होंगे? ये वेव्स चारों दिशा में फैलेंगी। अब जैसा आप देख पा रहे हैं, चारों दिशा में फैल रही हैं। उसके बाद ये जो सरफेस पर आती हैं, तो सरफेस पर जहाँ पर सबसे पहले ये हिट करती हैं, जब ये सिस्मिक वेव सरफेस पर सबसे पहले जिस जगह पर हिट करती हैं, उस जगह को हम कहते हैं एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसेंटर। तो एपिसेंटर चूंकि यहाँ पर सबसे पहले हिट कर रही हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके आसपास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, सबसे ज़्यादा तबाही मचेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वेव्स काफ़ी मजबूत होंगी। ओके, और इसके बाद सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वो रेडिएट करती हैं। और यहाँ पे देखिए प्लेट की बाउंड्री भी बनी हुई है। ओके, तो इन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है। और जब ये सरफेस पे आती है तो ये एल वेव कहलाती हैं, जिससे हम सरफेस वेव भी कहते हैं। तो ये सरफेस वेव जो है, एल वेव जो है, यही सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं पूरे सरफेस पर। आइए इनके बारे में कुछ बातों को और देख लेते हैं। देखिए, एपिसेंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एपिसेंटर क्या है। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस, जस्ट फोकस के सबसे ऊपर जो प्लेस होता है, जहाँ पर सबसे पहले जो वेव्स होती हैं वो हिट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं एपिसेंटर। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू इट, सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो नॉर्मली का एपिसेंटर के पास में ही होता है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। कौन कौन से वेव्स होते हैं? पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स। पी वेव को हम प्राइमरी वेव बोलते हैं, एस वेव को सेकेंडरी वेव, और एल वेव को हम सरफेस वेव बोलते हैं, क्योंकि एल जो है सरफेस पर ट्रैवल करते हैं। अब देखिए, इनके बारे में पी और एस वेव के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स को हम एस वेव्स को हम ट्रांसफर वेव्स भी कहते हैं। इनका लुक जो है ना कुछ इस प्रकार से, पी वेव जो होती है कुछ ऐसे चलती हैं, ये पुल एंड पुश के मेथड पर चलती हैं, जबकि एस वेव क्या है? अप एंड डाउन के मेथड पर चलती हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। पी वेव क्या होती है? पहली वेव होती है जो कि सिस्मोग्राफ पे दिखाई देती हैं। उसके बाद जो सेकंड वेव होती है वो एस वेव होती है। पी वेव फास्टेस्ट है, एस वेव से काफ़ी तेज चलती हैं ये। पी वेव की जो स्पीड है वो लगभग 14 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है, जबकि एस वेव की स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास मैक्सिमम होती है। पी वेव जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन जो एस वेव है ये केवल सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकते हैं। हमने बताया आपको पी वेव जो है पुश एंड पुल वेव्स होती हैं, जो कि कुछ ऐसे दम प्रेशर बनाएंगी, कंप्रेशन बनाएंगी, फिर आगे बढ़ेंगी, कंप्रेशन, एक्सप्रेशन, इसी के आधार पर चलती हैं। जबकि एस वेव जो होती हैं ये अप एंड डाउन के हिसाब से चलती हैं, ये क्रस्ट एंड थ्रू के हिसाब से चलती हैं। अर्थक्वेक की एक स्टडी है, केस स्टडी दी गई, जो कि हमारे इंडिया का ही है। भुज जो कि गुजरात का एक हिस्सा है, वहाँ पर भूकंप आया था 6.9, जो कि रिक्टर स्केल पे था। हुआ क्या, यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ें स्टेप वाइज दी गई। स्कूल काफ़ी अफेक्टेड हुए, लगभग 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। उसके बाद देखेंगे आपके 3 days आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट द फूड, ब्लैंकेट, मेडिसिन सप्लाई नॉट रीचिंग एवरीवन, मतलब भूकंप आने के 3 दिन बाद तक भी ये जो बेसिक चीज़ें थी वो सब तक पहुँच नहीं पा रही थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइंस टूट गए, वाटर पाइपलाइंस ब्रेक हो गए, पावर स्टेशंस काम करना बंद कर दिए। कई सारी चीज़ें जो थी भूकंप की वजह से क्या होंगी? डिस्टर्ब हो गई, काम करना बंद कर दी। कई जगहों पे फायर हो गया, कहीं कोई खाना बना रहा था वहाँ पे गिर गया, बर्तन उनका उलट गया। कहीं कोई फैक्ट्रीज में कोई जैसे लोहे का काम चल रहा था, वहाँ पे गर्म चीज़ें होती हैं वो पलट गई, चिमनियाँ पलट गई, तो बहुत ज़्यादा आग लग गई कई जगहों पर। इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, जहाँ पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र था। ओके, और चीफ मिनिस्टर ने अपील की थी, जो आपके उस समय के सेंटर थे उनसे अपील की थी हेल्प करने के लिए स्टेट की। ओके, तो ये एक दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे घटना जब हुई तो कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पे हुई। तो इस केस स्टडी से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि जब भी भूकंप आता है तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर भूकंप आए तो सबसे पहले हमको इन चीज़ों को तैयार करना चाहिए, हमको लोगों की ज़रूरत की चीज़ों को बिल्कुल रेडी करना चाहिए, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को हम चेतावनी दें कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें। पहले से भी लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना चाहिए, क्योंकि जो भूकंप है वो क्या है? सडन फोर्सेज हैं, ये अचानक से आते हैं, तो इनके लिए पहले से भी लोगों के अंदर जागरूकता फैलाए रखनी चाहिए। और भूकंप आने के बाद इसका जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए हमारे पास अलग से व्यवस्था होनी, जैसे हमारा NDRF है उसको हम और तैयार रखें। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम अपना सकते हैं और लोगों को थोड़ा सा हेल्प पहुंचा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स उसको ध्यान रखेंगे।
एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद सिस्मिग्राफ। सिस्मिग्राफ के साथ हम जो है अर्थक्वेक मेजर करते हैं, और इसमें जो हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं वो रिक्टर स्केल के द्वारा मेजर करते हैं, जिसका जो स्केल है वो 1 से 10 तक होता है। लेकिन जो भूकंप की इंटेंसिटी होती है, जो भूकंप की तीव्रता होती है ना, वो हम मेजर करते हैं मर्कैली स्केल के द्वारा, और ये इसका जो स्केल पॉइंट होता है वो 1 से 12 के बीच में होता है। और ये जो मेजर किया था, खास बात जो ये मेजर किया जाता है ना, ये अचानक से ये मरकरी स्केल कोई ऑटोमेटिक कोई मशीन नहीं होती है, बल्कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन जो साइंटिस्ट होते हैं, वो जाते हैं उस प्लेस पर जहाँ पर भूकंप आया है, और वहाँ का जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, वहाँ पर जितनी तबाहियाँ मची हैं, उन तबाहियों के आधार पर ये मरकरी स्केल पर इसको रेटिंग करते हैं कि हाँ ये इतने तीव्रता का भूकंप है, ये इतने तीव्रता का भूकंप है। तो ये क्या होता है, मैनुअल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अक्सर लोग इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है उसको रिक्टर स्केल बता देते हैं, जो कि गलत होता है। ओके, जब ऑप्शन आपको ना दिया तभी उसको मारे, नहीं तो अन्यथा मरकरी स्केल इज करेक्ट। पी और एस वेव्स, इनको बॉडी वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर क्रिएट होते हैं और यहाँ से चारों दिशाओं में फैलते हैं। लेकिन जो एल वेव होता है उसको सरफेस वेव कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से, जो सरफेस का हिस्सा है, वहाँ पे चारों दिशाओं में ट्रेवल करता है। ओके, तो इसलिए इनको बॉडी वेव और सरफेस वेव भी कहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रख लें। अब आइए मेजर लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं। तो देखिए वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस। अब जो अर्थ का सरफेस, वहाँ पे जो चट्टान ढेर सारे हैं उनको तोड़ फोड़ देना, उसको वेदरिंग कहते हैं। इरोजन क्या है, वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। जो चट्टाने हैं बड़े बड़े, उनसे जो उनके चट्टान है उनको तोड़ फोड़ के कहीं दूसरी जगह लेकर चले जाना, हाँ, हटा देना, वहाँ से इरोजन कहलाता है। अब देखिए डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इरोडेड मटेरियल बाय वाटर, विंड एट्सेट्रा। अब अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स, स्थलाकृतियाँ बनती हैं, क्योंकि जो इरोडेड मटेरियल होता है, जो सेडिमेंट्स होता है, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के निक्षेपित कर देते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बन जाती हैं। अब बात करते हैं वर्क ऑफ रिवर, जो एजेंट है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिवर का काम क्या है, देखिए रिवर क्या करती है, ये फ्लोइंग वाटर है, और ये क्या करती है, ये लैंडस्केप को इरोड करती है। तो अब ये मान लीजिए कि ये है एक बड़ा सा पहाड़, और ये रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए आ रही है। ओके, ये पहाड़ इसके सामने खड़ा है बिल्कुल डीड बन करके। रिवर का, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो रिवर ने क्या किया, इसको लगातार अपने पानी से मारना शुरू कर दिया। मारते मारते एक समय ऐसा आएगा कि ये इसको क्या करे, तोड़ देगी। जो तोड़ेगी जब इसको तो इसमें जो इसके चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, टुकड़े कहाँ जाएंगे, ये रिवर अपने साथ लेकर चली आएगी और ला करके कहीं कहीं डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। ओके, कहीं कहीं मैदान बनाना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार से रिवर क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जो इरोडेड मटेरियल उनको लेकर जाएगी और डिपॉजिट कर देगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो रनिंग वाटर है ये इरोड्स द लैंडस्केप। ओके, लैंडस्केप को इरोड करती है। When river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley sides, it forms waterfall। मतलब कहने का ये है, अब मान लीजिए कि ये है आपका एक पहाड़ जैसा आकृति, यहाँ से रिवर आ रही है, तब तक इसके सामने ये बड़ा सा आकृति मिल गया, पानी थोड़ा सा बढ़ने लगा तो क्या करें, यहाँ से झटके मार करके बाहर निकलेगी, तो इस यहाँ से भी वाटरफॉल बना देगी। फिर मान लीजिए अचानक से एक ऐसा सर्फेस मिल गया इसको जहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी आगे वाटरफॉल बनाएगी। अच्छा, वाटरफॉल बनाने के लिए देखिए जरूरी है कि यहाँ पर जो ये बीच का ये जो कोने वाला हिस्सा है ना, कोने वाला जो रॉक का पार्ट है, ये हार्ड होना चाहिए। ये सॉफ्ट रहेगा तो इसको अर्थ इरोड कर जाएगी। ये भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। वही चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये ऊपर का जो रॉक है ना, ये हार्ड है, जिसकी वजह से इसको ये काट नहीं पाया जाता। लेकिन इसके अंदर देखिए सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है। तो जहाँ देखिए सॉफ्ट रॉक है वहाँ देखिए कैसे काट के अंदर घुस गई पूरा। तो ये क्या होता है, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, इसकी वजह से ये अलग अलग आकृतियाँ भी बनती हैं। सॉफ्ट रॉक रहेगा तो उसको काट छाट के बराबर कर दिया जाएगा, हार्ड रॉक रहेगा तो थोड़ा रुका रहेगा और वहाँ से फिर आकृति बनेगी। ओके, हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करते हैं। तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है एंजल फॉल है, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित वेनेजुला देश में स्थित है। नियाग्रा फॉल की बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर पड़ता है। विक्टोरिया फॉल्स की बात करते हैं तो ये भी ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश के बॉर्डर पर पड़ता है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं रिवर से बनने वाले कुछ और भी आकृतियों को देख लेते हैं। तो जब रिवर ये मैदान में आती है ना, जब प्लेन्स में इंटर करती है, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मियांडर। तब ये क्या होती है, जगह जगह जैसे इसको मलबे मिलते हैं, जगह जगह इसको थोड़ा सा ऊंची ज़मीन मिलती है, फिर कहीं नीची ज़मीन मिलती है, तो इसकी वजह से इसका जो डायरेक्शन है काफ़ी इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो जो डायरेक्शन इसका ऐसा होता है ना, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं मियांडर्स। देखिए ये मियांडर्स, इसे कहते हैं मियांडर्स। ओके, अब ड्यू टू continuous erosion and deposition along the side of meanders, the end of the meanders loop। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सबो लेक की बात करते हैं। ऑक्सबो लेक क्या होता है समझ लेते हैं, ये कैसे बनता है।
अब जैसे देखिए ये है ऑक्सबो लेक, ओके, ये ऑक्सबो लेक है। ये कैसे बना होगा? जब ये आप देख रहे हैं कि रिवर इस प्रकार से मूव कर रही है तो होगा क्या? अब ध्यान से आप चित्र के माध्यम से समझें। मान लीजिए कि ये ऐसे मूव कर रही है, ये कुछ साल पहले की स्थिति है, फिर कुछ साल बाद क्या होता है, ये रिवर मूव करते करते कुछ ऐसे हो जाती है। आप देख रहे हैं ये जो बीच का गैप है ना, ये देखिए कम हो रहा है, फिर कुछ साल बाद स्थिति क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। ध्यान से देखिए चित्र को, ये हो गया। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों हिस्से जो है जुड़ गए हैं। जुड़ने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे पानी जो इधर ना जा करके रिवर का वाटर वो डायरेक्ट इधर से ही चला आएगा, इधर से ही चला आएगा, तो सीधा हो जाएगा। तो कुछ समय बाद क्या होगा, फिर स्थिति कुछ ऐसी बनेगी और ये हिस्सा छूट कर रह जाएगा। तो जो हिस्सा छूट कर रह जाएगा इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक, जो कि ऑक्सबो लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ऑक्स का जो पैर देखें ना, पैर जो खुर होता है उसका, वो कुछ इसी प्रकार का दिखता है, इसलिए इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ओके, ये हमने देख लिया ऑक्सबो लेक क्या होता है। और कभी कभी देखिए नदियों में क्या होता है, बाढ़ आता है। बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, ये अपने जो इनका किनारा है इससे बाहर निकल कर बहती हैं। तो बाहर निकल के बहती हैं तो एक बड़ा सा मैदान तैयार करती हैं, वहाँ पे ढेर सारे डिपॉजिट्स करती हैं। तो ये एक फर्टाइल लैंड तैयार करती है जिसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ओके, और ये किनारे पर भी मतलब डिपॉजिट करती हैं जहाँ पर उसके ऊपर ये अपने जल को नहीं ले जा पाती हैं। तो इन किनारों को हम कहते हैं लीव्स कहते हैं, बांध टाइप जिसे कह सकते हैं कि बांध बनाती हैं। ओके, तो फ्लड प्लेन्स और ये जो आपका लीव्स हो गया, तो इनको भी हमने देख लिया, लीव्स की बात कर लिया। अब कुछ इसमें रह नहीं गया। अब देखिए डेल्टा की बात करते हैं। देखिए तो डेल्टा को समझाने का एक तरीका, आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए डेल्टा क्या करती है, लेकिन आप समझिए यहाँ पे जब मान लीजिए कि अर्थ जो है, सॉरी जो रिवर है वो अपना आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, और आते आते वो समुद्र के पास जब पहुँचने वाली होती है तो क्या होता है ना कि अर्थ जो रिवर है उसके पास कई सारे मलबे होते हैं, कई सारे सेडिमेंट्स होता है। तो जगह जगह पे सेडिमेंट्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करती है। मान लीजिए यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया, तो अब यहाँ से आगे तो नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है। तो फिर यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ दिन बाद बताइए सेडिमेंट डिपॉजिट कर देगी, फिर यहाँ पे भी डिपॉजिट कर देगी, तो अब यहाँ पे से फिर दो भागों में बढ़ जाएगी। फिर यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, यहाँ डिपॉजिट करेगी, यहाँ डिपॉजिट करेगी, यहाँ डिपॉजिट करेगी, फिर दो भागों में बढ़ जाएगी। तो ऐसे करते करते जो ये आकृतियाँ बनती चली जाती हैं ना, इसे ही कहते हैं डेल्टा। जैसे देखिए ये मेन रिवर है, यहाँ पर देखिए सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ तो दो भागों में बढ़ गई, फिर यहाँ पे देखिए सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ फिर दो भागों में बढ़ गई, अब यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ दो भागों में बढ़ गई, ऐसे फिर यहाँ डिपॉजिट हुआ दो भागों में बढ़ गई। करते करते ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार का ये रूप ले लेते हैं, जिसे कहते हैं हम डेल्टा। ओके, तो डेल्टा के बारे में लिखा हुआ साफ साफ, व्हेन रिवर अप्रोचेज द सी, जब रिवर सी के पास पहुंचती है, द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू द लोड ऑफ इट्स डिपॉजिट, ढेर सारा डिपॉजिट का लोड अपने अंदर ले रहती है, इस वजह से इसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देन इट बिगन्स टू ब्रेक इनटू द मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, तब ये क्या करती है, अलग अलग कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज सहायकों में बंटना शुरू हो जाती है। ओके, और इस डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना खुद का एक माउथ बनाती है, मुंह बनाती है। एंड दिस कलेक्शन ऑफ माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा, और इन्हीं कलेक्शन ऑफ माउथ को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब हमने देख लिया रिवर का, अब देख लेते हैं सी का। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे इसमें फैक्ट्स दे दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। ओके, अच्छा, वर्क ऑफ सी से क्या क्या काम होता है। देखिए सी क्या होता है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स द राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब देखिए कोस्ट में कह सकते हैं कि इरोजन एंड डिपोजन की वजह से क्या होता है, डिपोजिशन की वजह से जो कोस्ट वाला एरिया है उसमें क्या होता है, राइज होता है, कोस्ट ऊपर उठता है। ओके, सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, जो रॉक्स आसपास होते हैं उनको लगातार स्ट्राइक करती है, एंड क्रैक्स डेवलप करती है, लगातार उनके बीच में क्रैक्स डेवलप होता है। ओके, और उसको फिर ओवर द टाइम क्या करती हैं, बिकम लार्जर एंड वाइडर, उन क्रैक्स को और बड़ा बड़ा करते चले जाते हैं। और इस वजह से क्या होगा, आप देखें जैसे ये क्रैक्स, मान लीजिए कि ये लगातार ये चट्टान है, इस पर लगातार सी वेव्स आ रही हैं, इसको हिट कर रही हैं, क्रैक यहाँ पे डेवलप कर दिया, फिर क्रैक को बड़ा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सी केप बन गया, समुद्री गुफा बन गया। फिर पता चला कि इसको ये लगातार तोड़ते जा रही है, ये मान नहीं रही हैं। जब ये तोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्रैक के इस साइड से उस साइड तक पूरा ये तोड़ देंगी, और जब ऐसा होगा तो इसे हम कहेंगे सी आर्क होगा। देखिए एक साइड से दूसरे साइड हमें दिखाई दे रहा है। फिर क्या होगा, तोड़ते तोड़ते ये मानेंगे नहीं, फिर भी तोड़ते तोड़ते ये ऊपर के हिस्से को तोड़ डालेंगे तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा। तो अब जो अलग वाला हिस्सा है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो इसे हम कहेंगे स्टेक हो गया ये। ओके, तो स्टेक्स इस प्रकार से बन जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि सी केव, सी आर्क और स्टेक्स कैसे बनते हैं। ओके, अब देखिए द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब देखिए जो सी क्लिफ होता है वो क्या होते हैं, तो सी क्लिफ वो होते हैं जो एकदम किनारे पे हैं और बिल्कुल ऐसे लंबवत खड़े हुए हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सी क्लिफ। ये वाटर जा रहा है लगातार, तो ये होता है सी क्लिफ। ओके, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबाउट
sea water is called steeply and the sea waves deposit sediments along the shores forming beaches। और इन्हीं किनारे किनारे क्या हो जाते हैं, बीच बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा डिपॉजिट सी वेव्स ला करके छोड़ देती हैं। तो कह सकते हैं जो बीच है वो एक डिपोजिशन की वजह से बना हुआ एक लैंडफॉर्म है। ओके, हमने इसको देख लिया। अब हम वर्क ऑफ आइस देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट है। तो वर्क ऑफ आइस मतलब कि जो ग्लेशियर्स चलते हैं, ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ओके, जो ये ग्लेशियर्स होती है ना, ये क्या होते हैं, ये आइस के रिवर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बुलडोजिंग, मतलब अपने साथ जो नीचे जो इनका जो नीचे वाला फ्लोर, जैसे मान लीजिए कि ये आइस रिवर इतना मोटा है, ये नीचे वाला एक पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो नीचे वाला ये जो पोर्शन है ना, ये नीचे जो रॉक होते हैं उनसे सटा होता है, तो इनको लगातार ये इरोड करता रहता है। तो नीचे वाले पोर्शन क्या करते हैं, बुलडोजिंग, मतलब ढो कर ले जाते हैं ये। ओके, और ये लगातार इरोड करते रहते हैं। जब ये उस जगह से जाते हैं तो ये सॉलिड जो रॉक है ना नीचे, उसको ये दिखा देते हैं कि ये देखिए नीचे सॉलिड रॉक है, ये छिपा हुआ था, इसको हमने बाहर निकाल दिया। ग्लेशियर carve out deep falls as the ice melts they filled up with the water and became beautiful lakes। कई जगह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जहाँ पर ये क्या करते हैं, जाते हैं और वहाँ पर घुस मतलब पूरा उस क्षेत्र को भर देते हैं आइस से। और जब कल को टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो आइस होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट होते हैं, तो ये बहुत सुंदर सुंदर लेक बन जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर झीलें बन जाती हैं। ओके, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, these डिपॉजिटेड फॉर्म्स द ग्लेशियर मोरेंस। तो अब जहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने साथ जो भी ये सेडिमेंट्स लेकर आते हैं और रॉक के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आते हैं, इनको जहाँ डिपॉजिट करते हैं वहाँ पर ये क्या बनाते हैं, ग्लेशियर मोरेंस बनाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो टर्म्स है ना, जो अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। कोई आकृति दे देगा, पूछेगा आपको कि ये बताइए कि किसके द्वारा बनाया गया है, वाटर के द्वारा बनाया गया है, एयर के द्वारा बनाया गया है, ग्लेशियर्स के द्वारा बनाया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह की आकृतियों को ध्यान रखेंगे, कौन सी आकृतियाँ किसके द्वारा बनाई गई हैं। अब जैसे ऑक्सबो लेक हो गया, तो ऑक्सबो लेक किसके द्वारा बनाया गया, तो आप कहेंगे रिवर के द्वारा, ये नहीं कहेंगे कि ग्लेशियर्स के द्वारा बनाया गया, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हमको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब वर्क ऑफ विंड, अच्छा ये तो रही गया था। तो विंड का क्या काम है, हमने सब देख लिया। हमने रिवर वाटर देख लिया, फिर हमने अपना सी वाटर देख लिया, फिर हमने ग्लेशियर्स का देख लिया। अब हम लास्ट देखते हैं वर्क ऑफ विंड की बात करते हैं। तो जैसे अब आप ये देखिए डेजर्ट का हिस्सा है, तो डेजर्ट में आप देखते हैं अक्सर तूफान आता रहता है, तूफान नहीं आंधियाँ आती रहती हैं। तो आंधियों में क्या होता है कि ये जो सैंड होता है ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ये लेकर जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो लैंड है उनका चेंज होता रहेगा, लगातार चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कहीं पे आप खड़े हैं रेगिस्तान में, आपको किसी एक प्रकार का आपको लैंडस्केप वहाँ पे दिख रहा है, पता चला कि कुछ देर बाद वहाँ पे आंधी आई, तो कुछ देर बाद वहाँ का ना लैंडस्केप पूरा बदल जाएगा। जहाँ पे खाई थी वहाँ पे ऊँचा टीला बन जाएगा, जहाँ ऊँचा टीला था वो बिल्कुल खाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनता रहता है। ओके, तो हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट, आपने कभी अगर डेजर्ट विजिट किया होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। आपने कई साइड सैंड ड्यून्स देखे होंगे, जैसे देखिए ये क्या है, ये सब सैंड ड्यून्स हैं। ओके ओके, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द सैंड ड्यून इज विंड। जो विंड है यही रेगिस्तान में एजेंट है चेंज करने का। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। मशरूम कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ये देखिए। तो इस प्रकार के आप शेप देख सकते हैं, जिसको मशरूम रॉक कहते हैं। दीज आर कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन। अब देखिए ये कैसे बनता, कैसे, इसके बारे में बता देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, सॉरी इसको नहीं, इसमें समझते हैं, कुछ और अच्छा लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये है आपका एक रॉक है। अब क्या कर, विंड आ रही है लगातार चारों तरफ से, साइड से देखिए इसको इरोड कर रही है, इधर से साइड से इसको इरोड कर रही है। तो ऐसे साइड से जब इरोड करेगी ना, तो होगा क्या कि ऊपर किस्सा रह जाएगा, और कुछ समय बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी। ओके, नीचे साइड से इरोड कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तो ये मशरूम जैसा दिख रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको मशरूम रॉक है ये। ओके, तो इस प्रकार से मशरूम रॉक बन जाता है। इसका बेस क्या होता है, नैरो होता है, और जो इसका टॉप होता है वो बहुत ही वाइड होता है। ओके, व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, and when it stops blowing, sand falls and getting deposited on low hills like structure. These are called sand dunes. वही हमने कहा कि जब ये ब्लो करती है, जब जो हवा है चलती है, तो एक जगह से दूसरी जगह सैंड को उठा कर लेकर जाती है, और दूसरी जगह क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो इसकी वजह से सैंड ड्यून्स बनते हैं। When the grains of sand very fine and light, जब जो रेत का जो कण होता है बहुत ही महीन, बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा होता है, तो इस प्रकार का जो कण को ना, ये बहुत दूर तक लेकर जा पाते हैं। इस प्रकार के पार्टिकल्स को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे।
और जब बहुत दूर तक इसको लेकर जाएंगे वहाँ पर डिपॉजिट करेंगे तो उस प्रकार से जो मैदान बनेगा ना, जो इन वेरी फाइन सैंड पार्टिकल से जो मैदान बनेगा उस मैदान को कहते हैं लोएस्ट। और ये कुछ थोड़ा फर्टाइल होता है। और ये लोएस्ट के जो मैदान होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? चाइना में मिलते हैं। चाइना में लोएस्ट का मैदान काफ़ी फेमस है। तो लोएस्ट का अगर पूछ दिया जाए मैदान कैसे बनता है तो आप कहेंगे वेरी फाइन सैंड पार्टिकल्स की वजह से बनता है, और ये थोड़े फर्टाइल भी होते हैं इन कंपेयर टू द डेजर्ट सैंड। ओके, तो ये हो गया, हमने वर्क ऑफ विंडर देख लिया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने देख लिया। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो लोग PDF चाहते हैं इन लेक्चर्स का, वो ज्वाइन करेंगे। चांसले टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करेंगे। और जो लोग डिस्कशन करना चाहते हैं आपस में क्वेश्चन आंसर्स का या किसी भी प्रकार का डिस्कशन, वो चांसले टाइम के नाम से एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करेंगे। ये भी टेलीग्राम का है। चांसले पे आपको PDF मिलेगा। चांसले टाइम से आप खुद का डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, काफ़ी लंबा वीडियो होगा बट आपको ढेर सारे टॉपिक्स इसमें मिल गए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस बार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक